हेलो दोस्तों, दी ग्रेट डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हर्षल अग्रवाल। जैसे आप जानते हैं कि जो ईरान का वॉर चालू है इजराइल और यूएस के साथ में, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहा है एंड की तरफ। ऑब्वियसली एंड अभी इतना नजदीक नहीं है क्योंकि काफी सारी चीजें अभी भी पेंडिंग है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सब कुछ अभी भी बाकी है। लेकिन मूवमेंट्स अभी चालू हो चुके हैं। आज का जो हमने स्टोरी कवर किया है इसी बारे में है। 3 कंडीशन ईरान ने दी है यूएस को, जो यूएस एग्री नहीं करेगा। एनडीटीवी वर्ल्ड से ये स्टोरी हमने ली है। ईरान रेडी टू रीओपन हर्मुज ऑन 3 कंडीशंस, ट्रम्प अनलाइकली टू एक्सेप्ट देम। अभी ये जो स्टोरी है ये दो न्यूज का पार्ट हमने एक स्टोरी में कवर किया है। दोनों जो पार्ट है वो एनडीटीवी वर्ल्ड के लिए है और दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Iran conveyed through the mediators to the US that if it wants negotiation, it resumes successfully the 3 stages that have to be go through are अभी मेडिएटर के थ्रू, मेडिएटर मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक ही है, पाकिस्तान। उसके थ्रू ये न्यूज जो है वो शेयर की गई है या फिर जो इंफॉर्मेशन है ये शेयर की गई है कि हमें ये जो कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए हमारी करके। 3 जो कंडीशन है या फिर 3 स्टेजेस है वो फुलफिल हो जाएगी। स्टेजेस इसलिए क्योंकि एक स्टेज कंप्लीट होगी, फिर दूसरी स्टेज जाएगी, फिर दूसरी कंप्लीट होगी, फिर बाद में थर्ड स्टेज जाएगी और फिर बाद में हॉर्मुज ओपन होगा। तो ऐसी कंडीशन है। फर्स्ट जो स्टेज है, कंप्लीट एंड ऑफ वॉर एंड गारंटी टू प्रिवेंट इट्स रिजम्पशन अगेंस्ट द ईरान एंड लेबनान। अभी ईरान का यहाँ पे पता चलता है कि ईरान को वॉर नहीं चाहिए या फिर उसको रोकना है, लेकिन लेबनान लेबनान इसलिए क्योंकि वो उसका ही बच्चा है। पालन पोषण ईरान ही करता है। पैसे प्रोवाइड करना, आर्म्स एंड एम्यूनिशन देना, ट्रेनिंग देना या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सब कुछ ईरान लेबनान को करता है। और ईरान को करता है रशिया एंड चाइना, जो हमें सबको पता है। तो ईरान के ऊपर और लेबनान के ऊपर अटैक पूरी तरह से बंद होने चाहिए और फ्यूचर उनको गारंटी चाहिए कि इन दोनों कंट्रीज के ऊपर अटैक नहीं होंगे। लेबनान का जो मीनिंग होता है वो है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला के ऊपर और ईरान के ऊपर अटैक ना हो फ्यूचर में, इसकी गारंटी चाहिए। क्या ईरान यहाँ पे गारंटी दे सकता है कि जो इजराइल है इसके ऊपर अटैक्स नहीं होंगे? नहीं दे सकता है। और उसको ये चाहिए कि अटैक होते रहे इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल अगर कंटिन्यू वॉर जोन में रहता रहेगा तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, वो खुद को एक्सपांड नहीं कर पाएगा। और एक्सपांड नहीं करेगा तो इसके पीछे में सबसे बड़ा हाथ जो रहेगा वो ईरान का रहेगा और वही चाहिए। उसको दिखाना है वो चीज कि इजराइल को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ ईरान है। और ईरान डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है ये वॉर्स में, वो अपने प्रोसेस के थ्रू करता है। जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती, फिर बाद में इराक, ये उसके सारे प्रॉक्सीज है। Stage 2. If demands of the first stage are agreed upon, the second stage would see the parties discuss the management and administration of the critical marine choke point, Strait of Hormuz. तो फिर बाद में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बात होगी। See the parties discuss the management and administration, मतलब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको कौन मैनेज करेगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास रहेगा। ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो जो नेचुरल पाथ है इसके लिए किसी कंट्री का उसके ऊपर ओनरशिप रहे, कि एडमिनिस्ट्रेशन ये देखेगा या फिर उसका जो कंट्रोल है पूरा उसके पास रहेगा। इन शॉर्ट, ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल चाहिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा भयानक है, ज्यादा पावरफुल है। तो इसके लिए ऑब्वियसली ये भी कंडीशन के लिए यूएस एग्री नहीं करेगा। थर्ड स्टेज है, ओनली आफ्टर द अबाउट 2 स्टेजेस आर क्रॉस्ड, मतलब 2 स्टेजेस जब ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट होगी, जैसे दी है वैसे के वैसे एक्सेप्ट होगी, विल ईरान डिस्कस द न्यूक्लियर इशू।
This is key point of US has continued to demand that Tehran stop uranium enrichment for the long time, moves its stockpile out of the country. मतलब इसमें इसका मीनिंग ये होता है कि दो स्टेजेस जब क्लियर होंगे, पहले वाले पहली थी कि ईरान और लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा, दूसरा स्टेज है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, और थर्ड है ये दोनों कंडीशन एक्सेप्ट होने के बाद में थर्ड आता है यूरानियम के ऊपर। यूरानियम का जो एनरिचमेंट है प्रोग्राम जो चालू है ईरान में, उसको ना रोका जाए और वो कंट्री के बाहर ना जाए, ताकि यूरानियम का जो यूज है वो ईरान कर सके। सी अगर कोई सेंसिबल कंट्री न्यूक्लियर पावर होना चाहती है तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि वो उसके बेनिफिट के लिए है, वो आगे जाके उसका यूज एज अ न्यूक्लियर पावर मतलब पावर जनरेशन में भी कर सकता है, एनर्जी में भी कर सकता है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं करेगा। ईरान के पास में आज पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो बच्चे हैं मतलब हमास, ये आया था JNK में, मतलब POK के अंदर में, वो पाकिस्तान में भी घूमता है, जो POK है उसमें भी वो घूमता है। तो आप सोचिए कि जब ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर आएगी तो क्या क्या कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान ने क्या किया, हमेशा हमें धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, दो न्यूक्लियर पावर के बीच में ये वॉर हो रही है, ये बोलने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन आप अगर बोल रहे हो इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन है कि आपके पास न्यूक्लियर पावर है और आप वो यूज करना चाहते हो। लेकिन अगर सेंसिबल कंट्री के हाथ में अगर यही पावर है तो बात अलग हो सकती है। इसलिए ये तीनों जो कंडीशन है वो शायद तक के एक्सेप्ट नहीं होगी, डेफिनेटली फॉर दैट श्योर। इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पहले दो कंडीशन पे तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले दो कंडीशन पे बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में शायद तक के बोल सकते हैं कि हाँ आप सिर्फ एनर्जी के लिए यूज करने वाले हो तो हम अलाउ करते हैं, अदरवाइज नहीं। और एनर्जी के टाइम पे भी हम क्वार्टरली या फिर मंथली ऑडिट करेंगे आपके यहाँ पे, वो भी होगा, और सर्वेलेंस काफी स्ट्रांग होगा तभी। US President Donald Trump is reportedly not happy with the Iran's new proposal to reopen the strategical crucial Strait of Hormuz and end the war. जैसे मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प इसमें हैप्पी नहीं रहेंगे, इसमें खुश नहीं रहेंगे कि हम ये कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना है करके। Tehran has approached regional mediator with a plan to end the conflict on three conditions, including the United States lifting the naval blockade of Iran's port and the postponement of the nuclear negotiations. Tehran also said it will reopen the maritime checkpoint of the Hormuz if the Washington lifts the blockade of the country and its port. मतलब ऑब्वियसली एडिशनल सब कंडीशंस होंगी इसके साथ में कि आपको जो ब्लॉकेड है यूएस ने जो क्रिएट किया है उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो पोर्ट्स आपने रोक के रखे हैं जहाँ पे ट्रांजिशन मतलब जहाँ पे शिपमेंट नहीं हो रहा है अभी, उसको भी आपको फ्री करना पड़ेगा। मतलब ये ईरान के जो पोर्ट्स है वो। द प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय द ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ड्यूरिंग द विजिट टू द नेगोशिएटर ओमान एंड पाकिस्तान ओवर द वीकेंड इज डिजाइन्ड टू ब्रेक the deadlock in the conflict and set talk back in the motion. अभी इसमें यही कहा गया है कि ओमान और पाकिस्तान को ये मैसेज दिया गया है और उन्होंने ये मैसेज यूएस के पास भेजा है। ओमान को यहाँ पे इन्वॉल्व करने के पीछे में एक रीजन है कि ईरान अभी थोड़ा सा पाकिस्तान को साइडलाइन करना चालू कर दिया है। उसका रीजन हम अगले न्यूज में देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली हमने रीजन तो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन इन डिटेल में हम नेक्स्ट न्यूज में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो यूएस सेक्रेटरी है स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि वी हैव टू एंश्योर दैट एनी डील दैट इज मेड, एनी एग्रीमेंट दैट इज मेड इज वन दैट डेफिनेटली प्रिवेंट देम फ्रॉम द स्प्रिंटिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वेपन एट एनी पॉइंट। मतलब ऐसा कोई भी कदम ईरान ना उठाए कि कल जाके वो खुद को एक न्यूक्लियर पावर बना सके इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एक्सप्लोजिव्स के माध्यम से।
अभी इन सब का ना एक प्रेशर बिल्डअप होता है और वो होता है ट्रम्प के ऊपर, क्योंकि अगर हम ये वॉर नजदीक से देखें तो वॉर किसके बीच में चालू है? ईरान है, फिर बाद में अमेरिका है और इजराइल है, और बीच बीच में लेबनान आता है। लेबनान मतलब हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का अगर हम शॉर्ट में देखें तो ही इज रेडी कि हमें अटैक करना है इजराइल के ऊपर। इजराइल काफी क्लियर है कि मुझे ईरान के ऊपर अटैक करना है, रिजिम चेंज करनी है, जो न्यूक्लियर पावर के लिए जो यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा है उसको रोकना है। जो यूरेनियम को एनरिच किया हुआ है वहां से वो निकालना है। अप्रोक्सीमेटली 400 और 450 केजी यूरेनियम ईरान के पास में अभी भी है। तो ये उसका श्योर शॉट है कि ये चीज मुझे करनी है, क्योंकि फ्यूचर में इजराइल को धोखा है। सेकंड चीज है कि इसमें आता है ईरान। ईरान को पता है कि मुझे न्यूक्लियर पावर बनना है और मेरे ऊपर अटैक हो रहा है तो मुझे उसको डिफेंड करना है, और डिफेंड में नहीं एग्रेसिव भी होना है। ये ईरान को अच्छे से पता है। अब रहता है यूएस। यूएस का जो स्टांस है या फिर एक अपना उसने एक स्टेज पकड़ के रखा है वो हमेशा चेंज होता है। कभी कहता है कि रिजिम चेंज करना है, कभी कहता है कि न्यूक्लियर पावर को ये करना है, कभी कहता है कि मुझे यूरेनियम निकालना है, तो कभी कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है, कभी कहता है कि मुझे ऑयल का काबिज करने हैं। तो यूएस का जो स्टेटमेंट है वो हमेशा चेंज होते गया है, वो एक फिक्स नहीं है। और हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रम्प बात करता है, जिसकी वजह से जो मोटिव है वॉर के पीछे में वो हमेशा चेंज होता है। मतलब आपको सही में प्रॉब्लम है कि या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपको क्या करना है। और यही प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है यूएस में, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी यूएस बन के सामने आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प उतना स्ट्रांग नहीं है। और ये चीज अब लोगों ने पहचाननी चालू की है, और इसका इफेक्ट होगा नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन में। ऑब्वियसली तब तक अगर कुछ डोनाल्ड ट्रम्प कुछ मिराकल कर दे तो शायद तक कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ दिख नहीं रहा है। सेकंड स्टोरी है जो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है। नॉट अ सुटेबल मीडिएटर, ईरान accuses Pakistan of bias towards the US, said went back on its words. अभी वहां पे जो एक एमपी है ईरान में, वो एमपी ने ये कहा है। ये चीज पहले से पता थी और हमने वीडियो में भी कवर किया है कि पाकिस्तान धोखा देगा। पाकिस्तान की फितरत है वो हमेशा डबल ढोल की बन के चलता है, और यही उसकी डिप्लोमेसी है, सुप्रीम डिप्लोमेसी। पाकिस्तान को चूज किया गया यूएस के द्वारा। यूएस ने जानबूझ के पाकिस्तान को चूज किया, क्योंकि यूएस जानता था कि वहां पे 57 कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसमें एक भी ऐसी कंट्री नहीं है कि जो बिकने के लिए रेडी हो जाए। सिर्फ एक है पाकिस्तान, कि जिसके लिए यूएस को पैसा खर्च करना है और बस उसको जो चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि जब सीज फायर हुआ था, तो सीज फायर होने के टाइम पे पाकिस्तान ने खुद से एक ट्वीट किया था कि ये सीज फायर ईरान के लिए भी है और लेबनान के लिए भी है। ये चीज यूएस ने कंफर्म नहीं की थी, उसके ऊपर हाँ नहीं बोला था, ना भी नहीं बोला था। इजराइल ने अटैक्स और ज्यादा तेज कर दिए थे उसके बाद में। पाकिस्तान को सिर्फ पैसे दे रहे हैं और वो आपके हिसाब से जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेगा। Amid ongoing efforts to land a deal between United States and Iran, an Iranian MP on Sunday cast serious doubt on Pakistan's ability to act as a mediator. इमरान रज़ई इनका नाम है, जिन्होंने एक्स पे ये पोस्ट किया है। पाकिस्तान इज अ गुड फ्रेंड एंड नेबर ऑफ आवर्स, बट it is not suitable immediately for a negotiator and lack of the necessary credibility for mediation. ये हमने पहले भी बोला था कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि जहाँ पे वो कह सके कि मैं मीडिएशन या फिर आई कैन बिकम अ मीडिएटर।
लेकिन आसिम मुनीर को पैसे मिले, उसने ये चीज कर दी। They always take Trump's interest into account and do not say a word against the Americans' wishes. जो अमेरिका कहता है वही पाकिस्तान कहता है। अमेरिका के अगेंस्ट में कभी पाकिस्तान जाता नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई ट्वीट करता है कि हाँ हमने कह दिया है कि ये तीनों कंडीशन एक्सेप्ट कर ली गई है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, और यूएस बोलेगा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कुछ नहीं करेगा। या फिर ईरान का कुछ से होगा, कुछ उनका कुछ ओपिनियन होगा, वो स्ट्रांगली नहीं रखेगा। वही अगर यूएस का कुछ एक ओपिनियन है या फिर स्टेटमेंट है, वो ईरान के सामने काफी स्ट्रांगली रखेगा। और इसी चीज के लिए आसिम मुनीर ये हमेशा ईरान जाते रहता है कि ये वॉर टाइम के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, दे आर unwilling to tell the world that America first accepted Pakistan proposal, but then they went back on its words. They do not say that America had commitments regarding the issue of Lebanon or the blockade assets, but failed to fulfill them. जैसा हमने कहा था कि लेबनान के टाइम पे तो ये दिखाई दिया था सीज फायर के वक्त में, और दूसरा होता है कि स्टेट ऑफ हर्मुज को जब यूएस ने क्लोज किया और साथ ही साथ और जो ईरान के पोर्ट्स है वो भी बंद कर दिए। तो इस वक्त भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा उसके ऊपर। एज अ मीडिएटर उसका काम था ये कहना। लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान कैसे करता है, एक रूम में यूएस को बिठा देगा, दूसरे रूम में ईरान को बिठा देगा और सिर्फ मैसेंजर की तरह काम करेगा। एक सेंटेंस जो बोलेगा लेके जाएगा, ईरान को बताएगा, ईरान का एक सेंटेंस लेगा लेके जाएगा और यूएस को बताएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान दोनों तरफ से मलाई खाएगा क्योंकि उसको पता है कि उसका रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो व्योन से ली है। एक्सेसिव डिमांड्स, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अरागची ब्लेम्स यूएस फॉर पाकिस्तान टॉक्स फेलियर अहेड ऑफ द मीटिंग विथ पुतिन। अभी एक पुतिन के साथ में अरागची का जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर उनका मीटिंग हुआ है, तब उन्होंने ये चीज कही है कि यूएस के जो डिमांड्स थे वो फुलफिल नहीं कर सकते थे और यूएस ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ फेल हुआ है। तो ऐसा ब्लेम यहाँ पे हुआ है। एज ऑफ नाउ वही स्टोरी है। अगर हम देखें कि ईरान रशिया के पास गया है तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम उनका ट्रेड देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन का है दोनों के बीच में, शायद तक आगे चल के बढ़ सकता है। स्ट्रेटेजिकल अलायंस है अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शंस, मतलब दोनों के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं तो दोनों एक ही नैया में सवार हैं। किसके ऊपर कम होगा किसी के ऊपर ज्यादा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसे सैंक्शन है। 80% ऑफ द ट्रांजैक्शन नाउ कंडक्टेड इन द लोकल करेंसी, दैट इज रियाल और रूबल। अभी रियाल रूबल ये रशिया की करेंसी है, उसमें ही 80% ऑफ द ट्रांजैक्शन उसमें होते हैं, जिसमें से 60% जो ट्रेड है वो एग्रीकल्चर है, फिर बाद में आता है एनर्जी, प्रोडक्ट, मशीनरी एंड डिफेंस। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द थिंग ये ईरान ही परचेस करता होगा क्योंकि ऑयल तो भेज नहीं सकता है रशिया में, क्योंकि रशिया के पास ऑयल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स से नेक्स्ट स्टोरी है। इशू इज अंडर डिस्कशन विथ बोथ ईरान यूएस एमईए मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन जवार पोर्ट। जवार पोर्ट ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने वहां पे ईरान में पोर्ट ओपन करके दिया है जवार। जवार पोर्ट ओपन करने के पीछे में रीजन एक था कि हम ईरान के साथ बिजनेस कर सके, ट्रेड कर सके, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सके और आगे चल के हम यूरोपियन नेशन तक हमारा ट्रेड लेके जाए थ्रू लैंड। तो ऐसा प्लान है। तो जैसे आप जानते हो कि लास्ट ईयर तक जवार के ऊपर सैंक्शंस थे, मतलब वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन हमने अप्रूवल लिए थे सैंक्शंस के अगेंस्ट में, तो हमें एक रिलीफ मिली थी जो ये 30 अप्रैल को खत्म हो रही है। तो हमें इस पर भी एक्सटेंशन चाहिए। अभी ये जो बैन लगा था या फिर सैंक्शन लगे थे
वो आता है कि यूएस डिपार्टमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक एक्ट है, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट 2012। अभी इसमें क्या क्या चीजें आती है कि ईरान में एनर्जी का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, शिपिंग के बारे में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, फिर बाद में शिपिंग के बिल्डिंग के बारे में, मतलब पोर्ट वगैरह ये सब चीजें नहीं हो सकती है। उसके बाद में आता है कि ऑटोमेटिव सेक्टर्स वो भी नहीं हो सकते हैं, एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द न्यूक्लियर, मिलिट्री एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। तो कोई भी कंट्री ईरान को ये चीज सेल नहीं कर सकती है, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएस का सैंक्शन है। तो ऐसी चीज है। तो अभी तक जो चीज है वो अंडर डिस्कशन है। देखते हैं 30 तारीख तक या फिर 1 मई तक आगे क्या चीजें होती है। अगर हम चबार पोर्ट का यूज देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट जो यूज है वो ये है कि हम अफगानिस्तान और ईरान में इससे ट्रेड कर सकते हैं और यूरोप तक जा सकते हैं। हमने यहाँ पे पाकिस्तान को बाईपास किया है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले हमने ऑफर दी थी कि हम आपके कंट्री से एक रूट निकालेंगे जो पूरा रोडवे से जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसने मना किया था, क्योंकि जहां पे भी ऐसा लगता है पाकिस्तान को कि भारत का फायदा है तो उसमें वो मना कर देता है, भले उसमें खुद का नुकसान हो जाए। अब ईरान का ये पोर्ट यूज हो रहा है, अफगानिस्तान का रोड यूज होगा या फिर अदर कंट्रीज के रोड यूज होंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ इनकम इससे मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान का यही सोच है कि अगर मुझे लॉस हो चलेगा, लेकिन भारत को इससे फायदा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें लॉजिस्टिकली, अगर हम देखें तो 30% हम जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं इसमें, जो एनर्जीज की है वो। फिर बाद में टाइम जो है वो 40% कम होगा, क्योंकि अगर जैसे आप जानते हो कि आप मैप भी देख सकते हो कि अगर मुझे यूरोप में जाना है कुछ गुड्स लेके, तो पूरा अफ्रीका मुझे क्रॉस करना पड़ेगा या फिर सुएज कैनाल वगैरह इनके थ्रू मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा घूम के ही जाना है वहां पे, तो वो चीज नहीं होगी, ये डायरेक्ट रोड से कनेक्ट हो जाएगा। रशिया में भी जाएगा और रशिया से यूरोपियन कंट्रीज में भी जाएगा ये रोड। फिर बाद में ऑपरेशनल बेनिफिट में पर कंटेनर $1000 इसमें बचेंगे, और $1000 पर कंटेनर इज अ बिग थिंग। सो दोस्तों, ये आज का हमारा शो था, आज का ये स्टोरीज हमने कवर की। तो इसमें मैं अगेन आपको कहूँगा, पाकिस्तान जिसके साथ जाएगा उसको धोखा देगा। पाकिस्तान को सिर्फ पैसे चाहिए, और वो भी खुद के लिए नहीं, उसके जो जर्नल है उन लोगों के लिए। ये वॉर में 3 पार्टीज है। फर्स्ट है इजराइल, जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग अटैक करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में है। सेकंड है ईरान, जिसके हाथ में एक स्वर्ण चाबी लग गई है, तिजोरी की चाबी, कि वो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, ओपन कर सकता है। और ये सब हुआ है यूएस की वजह से। अगर यूएस अटैक नहीं करता था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके हाथ में नहीं लगता था। थर्ड इसमें जो पार्टी है वो है यूएस, जो ये वॉर की सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि यूएस ने हमेशा अपने जो स्टांस है, अपने जो ओपिनियन है, अपने जो एम है, अपने जो मोटिव्स है, वो हर एक 2-2 दिन बाद में चेंज किए हैं। पहले कहा था कि हमें रिजिम चेंज करनी है, फिर कहा था यूरेनियम चाहिए, फिर कहा था कि न्यूक्लियर पावर जो है प्रोग्राम उसको हमें बंद करना है, फिर कहा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ओपन करना है, फिर कहा था कि हमें ऑयल चाहिए। तो यूएस अपनी बात पे अडिग नहीं है, उसको नहीं पता है कि उसको क्या चाहिए। और सबसे बड़ा इसके पीछे में रीजन है, एक जो लीडरशिप है जो स्ट्रांग नहीं है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप। हर बार हर 2 दिन बाद अपने ट्वीट्स डालना, कुछ भी बात करना, इससे काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। सो दोस्तों, अभी तक आपने ये चीज़ें देखी है, हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। सो होप सो कि चीज़ें कुछ चेंज हो जाए और हमें कुछ अच्छा देखने मिले। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।